बयानबाजी कर रहे हैं। आज हमें दुनिया से नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव होते हैं और आगे भी होंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। लेकिन विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके बीजेपी चंदा वसूलने का काम कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल झूठे आरोप है। हमारी 18 राज्यों में सरकार, देश में 300 ज़्यादा एमपी हमारे लोकसभा में, 100 के लगभग एमपी हमारे राज्यसभा में, 400 सीटों वाली पार्टी के पास और 18 राज्यों में सरकार के पास मात्र 6,500 करोड़ रुपए का चंदा आया। तृणमूल पार्टी एक राज्य में 1600 करोड़, कांग्रेस की दो राज्यों में सरकारें छोटे छोटे में, और उसमें भी उनके पास 1400-1500 करोड़ का चंदा ज्यादा है। आप इस पे मुझे गुणा भाग करके लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसको लेकर एक सवाल है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सामने आने से बीजेपी फंस गई है? ऐसा बार बार जो आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आज आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पारदर्शिता चुनावों की फंडिंग में लेकर आए। बिल्कुल जी। क्या 2014 से पहले देश में चुनाव नहीं हुए? बिल्कुल हुए। चुनावी फंडिंग हुई। क्या आप मुझे एक भी चुनाव की फंडिंग की जानकारी दे सकते हो? नहीं दे सकते। आप है ही नहीं अवेलेबल, तो कहां से? क्योंकि अगर किसी को 100 करोड़ रुपया दिया, उनमें से अगर उस नेता ने अपनी पार्टी के नाम पे 10 करोड़ जमा कराए, 90 करोड़ घर ले गया, तो आपको क्या पता होगा? लेकिन कोई चेक से तो आया नहीं। लेकिन कोर्ट ने तो फिर भी नहीं, फैसला दे दिया। अमीश जी, वो आपके पास जानकारी नहीं आएगी कितना पैसा आज तक आया। बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आए तो जितना पैसा आया वो पार्टी के नाम पे आया, व्यक्ति के नाम पे नहीं आया। पहली बात तो पारदर्शिता आई। दूसरा, आपको जानकारी प्राप्त हो पाई जो मिला। जिस कंपनी ने वो पैसा दिया उसको भी टैक्स का बेनिफिट मिला और राजनीतिक दलों को भी अपने खाते मेंटेन करने पड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते मेंटेन नहीं किए। 2000 रुपये से ज़्यादा का नकद चंदा जब आप इकट्ठा करते हो तो आप उसको जानकारी लेनी पड़ती है किसने दिया। कांग्रेस ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं भरी, और जब आईटी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस दिया तो ना उन्होंने वो वापस फाइल की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न। एपेलेट ट्रिब्यूनल गए, वहाँ पे केस हारे। ये कोर्ट गए, वहाँ पर हारे। क्या कांग्रेस के लिए कानून अलग से बनाते हैं? कांग्रेस कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे अकाउंट फ्रीज करा दिए। हालांकि लीन करे थे वो अकाउंट, लेकिन वो तो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। कांग्रेस तो लगातार परेशान है। इसी में उत्तर बचा है जी। जो मैंने पहले कहा कि अगर 100 करोड़ चंदा आया तो पार्टी के नाम पे कितना है और परिवार को कितना गया। तो कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा, परिवार के पास कितना है ये तो अमूमन कहा जाता है। ये बात नॉर्मली हम टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं बोलते, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो उसके नेता अमीर है, पार्टी गरीब है। बीजेपी पार्टी अमीर है लेकिन नेता गरीब है। देखिए, हम लोग कोई राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए। राजनीति आपके लिए एक अवसर है कि आप सत्ता में जब आओ तो सेवा कर सको। प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में काम किया और हमें गर्व इस बात का है कि आज देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने 23 साल सीएम और पीएम के पद पर रहते हुए एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली, एक दिन का अवकाश भी नहीं लिया। और आप देखिए, इससे बड़ी पीड़ा का क्षण क्या होगा जिसकी माता जी का देहांत हो जाता है और प्रधानमंत्री जी 2 घंटे के अंदर अग्नि देने के बाद फिर देश के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। वाकई ये एग्जाम्पल, उन्होंने क्षण क्षण देश के लिए जिया है, देश के लिए पाई पाई बचाई भी और देश की भलाई के लिए लगाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। ऐसा व्यक्ति कई सदियों में नेता ऐसा मिलता है। ये देश का सौभाग्य है, आज देश को नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक प्रधानमंत्री मिला है। जी। व्हेन यू एनालाइज राहुल गांधी एज अ पॉलिटिशियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज योर टेक? आपका व्यू क्या है? मैं जब भी देखता हूं मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मुझे लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए, जैसे ही राहुल गांधी जी कहीं पे कुछ बोलते हैं मुझे पता चल जाता है इस बंजर भूमि में भी बीजेपी के लिए कमल खिलने वाला है। जी। एक और सवाल है, फिर मैं आगे सवाल बढ़ाता हूं। क्या सवाल है आपका? आप तो फिटनेस की एडवाइस लीजिए अनुराग जी से। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा
कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कोई ऐसे कड़े नियम नहीं है जहां आज देश का युवा और छात्र अपना यूट्यूब चैनल चलाकर पत्रकारिता कर सकता है, बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने खुद बना सकता है। और अब तो आरएनआई की प्रक्रिया भी आसान हो गई, अपना अखबार भी आजकल युवा अपना चला सकता है। तो ये तो मेरा धन्यवाद था। और सवाल ये है, आपसे हर जगह कई जगह पूछा भी जाता है कि अगर बीजेपी आपको सीएम बनाना चाहेगी तो आप बनना चाहेंगे, पसंद करेंगे या नहीं। और कई बुद्धिजीवियों का ये भी मानना है कि बीजेपी की सरकार जिस राज्य में आती है तो वहाँ पर सीएम वही बनता है जिसको संघ चाहता है। इस पर आपकी क्या मानना है? देखिए, मैं दो बातें कर दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहीं पे भी हस्तक्षेप बीजेपी के राजनीतिक निर्णयों में बिल्कुल नहीं होता है। जहां दूसरी ओर मेरी बात है, मैंने कभी ये भी नहीं चाहा था कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन जब मुझे अवसर मिला आने का तब मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेहनत की है, जो भी भूमिका पार्टी ने दी लोकसभा चुनाव लड़ने की, 4 चुनाव आज तक लड़ा हूँ। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर बार नए रिकॉर्ड के साथ चुनाव जिताया है। 5वीं बार लड़ने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है अब की बार 5 लाख पार करके ही आएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने सीएम वाला सवाल पूछा, ये सवाल मेरे पास कई बार अमीश भाई सामने आता है। राजनीति में केवल पद से ही सब कुछ नहीं होता। और आप जैसे युवाओं के बीच में इसलिए बात को विस्तार में बता रहा हूँ, कई बार बाहर से राजनीति बहुत आसान दिखती है, उतनी आसान है नहीं। मैं पिछले 48 घंटों मुश्किल से 4-5 घंटे ही सो पाया हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में रहें, पत्रकार बने, अपनी कंपनी चलाएं या कुछ एनजीओ चलाएं या कुछ भी आप करें, आप दिल से करें, देश के लिए करें और ये अवश्य सोच के चलें कि आपका ये योगदान विकसित भारत बनाने के लिए होगा। हम अमृत पीढ़ी हैं, हम इस अमृत काल से भारत को स्वर्णिम काल में अगले 25 सालों में ले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का और मोदी जी का सपना विकसित भारत का अवश्य पूरा करेंगे 2047 से पहले। किसी भी भूमिका में रहे, वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा। मैं एमपी बना तो एक और तो मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए एम्स लाया, पीजीआई लाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIIT, NIT, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, कई केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन वे, रेल लाइन, वंदे भारत, सब कुछ लाया। लेकिन इसके अलावा जब मुझे लगता था कि मैं और क्या करूं, तो अमीश जी हमने कुछ संगठनों के साथ मिलकर मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाए, जो 3 चलते थे, आज 30 चलते हैं। 10 लाख लोगों का मुफ्त में जांच उपचार उनके घर द्वार जाके किया। हमने 12,000 से ज़्यादा बच्चों को मुफ्त में शिक्षा पिछले 2 सालों में देने की शुरुआत कर दी। इसके अलावा महिलाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर, हज़ारों महिलाओं को उसके लिए खड़े किए। युवाओं को खेलकूद में आगे बढ़ाने के लिए खेल महाकुंभ शुरू किया, जहां 50,000 से ज़्यादा युवा एक साल में भाग लेते हैं। भारत दर्शन योजना मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए किया। तो आपको कुछ ना कुछ नया करना है जहां पर आप समाज के लोगों के लिए कुछ कर सकें। जब आपके बीच में वो पैशन आएगा तो आप चुनाव की चिंता नहीं करते हो, क्योंकि आप जनता के साथ लगातार जुड़े रहते हो। इसलिए आप कहीं पे भी जाइए, कोई एक सेक्टर चुन लीजिए जहां पर आप कि बहुत महत्वपूर्ण बात उस बता रहे हैं। समाज में वो बदलाव के लिए आप एक भागीदार बन सकें। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पे जो ये तो भगदड़ मची हुई है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का रोल है या कांग्रेस खुद जिम्मेदार है? देखिए, अगर कोई अपना कुनबा ना संभाल पाए तो इसके लिए हमें जिम्मेदार तो मत ठहराइए। अब वो वहाँ पे रह के कहेंगे सनातन को ख़त्म करना है, हिंदू ख़त्म करना है, हिंदी के खिलाफ बोलना है, देश को उत्तर और दक्षिण में अलग अलग हिस्सों में देखना है।